हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो प्रीवियस पार्ट में हमने बेल्जियम और श्रीलंका पढ़ा और इस बार हम श्रीलंका की जो कंडीशंस हुई आगे इंडिपेंडेंस के बाद वो पढ़ेंगे। तो मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब ये है कि एक बिलीफ है जो मेजॉरिटी कम्युनिटी को ही रूल करना चाहिए पूरी कंट्री में, और कैसे भी वे में वो करना चाहे, और जो माइनॉरिटी की विशेज़ है और नीड्स है उसे वो देखते ही नहीं है। So let's start reading. Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. तो यहाँ कह रहे हैं कि श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ। ये हमारा फर्स्ट मेन पॉइंट आ जाता है। तो जो लीडर्स थे सिनाला कम्युनिटी के, उन्होंने अपनी डोमिनेंस चलाई गवर्नमेंट में क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे। इस वजह से जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसने मेजॉरिटेरियन मेजर्स लिए, जो कि हमने अभी समझा, और इस ताकि सिनाला की सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हो सके। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. The governments followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. A new constitution stipulated that states shall protect and foster Buddhism. तो अब हमारा सबसे एक और नया मेन पॉइंट आ जाता है कि 1956 में एक्ट पास हुआ था, सिन्हाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका में रिकग्नाइज़ किया जाएगा, और जो तमिल थी उसको डिसरिगार्ड कर दिया कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखी। तो जो गवर्नमेंट थी वो पहली मेजॉरिटी की थी, तो उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जो सिन्हाला को ही फेवर करेंगे। जो सिन्हाला स्पीकर्स होंगे उन्हीं को यूनिवर्सिटी में पोजीशंस मिलेगी अच्छी, और गवर्नमेंट जॉब्स मिलेगी बहुत अच्छी। और जो नई कॉन्स्टिट्यूशन थे उसने ये भी कहा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि जो मेनली ये सिन्हाला स्पीकर्स थे वो बुद्धिस्ट थे, तो उन्होंने अपने बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट करना चाहा इसी गवर्नमेंट के तरह। So all these government measures coming one after the other gradually increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. They felt that constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interests. तो अब ये जो गवर्नमेंट मेजर्स थे ये सिर्फ सिन्हाला के लिए फेवरेबल थे, और जिससे जो फीलिंग थी इसकी श्रीलंकन की इनके लिए, गवर्नमेंट के लिए और सिन्हाला स्पीकर्स के लिए, वो और भी मतलब गैप बढ़ते गए इनके। और श्रीलंकन तमिल्स को ये लगा कि जैसे मेजॉरिटी पार्टी ने उनको कुछ दिया ही नहीं है, बुद्धिस्ट सिनाला लीडर्स को ही सबसे ज़्यादा वो दी है फैसिलिटीज़, और उनका ही लैंग्वेज और कल्चर प्रमोट कर रहा है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट है पॉलिसीज़ है उसने उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए, उनको डिस्क्रिमिनेशन करा लैंग्वेज की बेस की और उनके कल्चर की बेस में। और जो जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ थी वो सिर्फ सिनाला स्पीकर्स को मिली, ना कि तमिल स्पीकर्स को। As a result, the relations between the Sinhala and Tamil communities strained over time. The Sri Lanka Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language, for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs. But the demand for more autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied. तो अब यहाँ कह रहे हैं कि अब रिलेशंस थे सिनाला स्पीकर्स और तमिल कम्युनिटीज़ के, ये बिगड़ते गए टाइम टू टाइम। और जो श्रीलंकन तमिल से उन्होंने पार्टीज़ और स्ट्रगल्स लॉन्च करे कि मतलब उनकी जो लैंग्वेज है तमिल, उसको भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज रिकग्नाइज़ करे कंट्री में, और उनकी भी जॉब्स है और एजुकेशन है उसे पूरी इक्वलिटी मिली जाए। पर जो उनकी डिमांड थी ये डिनाइड कर दी गई थी, बार बार उन्होंने बार बार डिमांड करी और ये बार बार डिनाई करी। By 1980, several political organizations were formed demanding an independent Tamil LM, जिसका meaning state, in northern and eastern parts of Sri Lanka. The distrust between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into a civil war. तो अब हमने यहाँ पढ़ा कि जो उनकी डिमांड थी वो बार बार मना कर दी गई थी, और अब बाय 1980s थे सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म। जब उन्होंने देखा कि उनकी जो डिमांड है वो एक्सेप्ट नहीं करी जा रही, तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्म करी, जिससे वो मतलब स्प्रेड कर सके अपनी जो डिमांड है उनकी। और इंडिपेंडेंट तमिल उन्हें अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट मिल जाए अपनी कंट्री में, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, जैसे हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि वो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट से बिलोंग करते हैं तमिल स्पीकर्स। तो जो इनके बीच का ट्रस्ट था दोनों कम्युनिटीज़ के बीच,
वो और भी कन्फ्लिक्ट बनता गया, बिगड़ते गए इनके जो ट्रस्ट थे बिटवीन, और ये एक सिविल वॉर में रिजल्ट करा। तो सिविल वॉर वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। तो इसे वॉर की तरह रेफर करा है कि सिविल वॉर एक कंट्री में दो कम्युनिटीज़ के बीच लड़ाई होती है, जो कि इतनी ज़्यादा मतलब वायलेटिंग होती है, ख़तरनाक होती है, कि वो एक रियल वॉर की तरह सीम करती है, लगती है। As a result, thousands of people of both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugees, and many more lost their livelihoods. You have read Chapter 1 of Economics textbook class 10th about Sri Lanka's excellent record of economic development, education, and health. But the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural, and economic life of the country. It ended in 2009. तो अब क्या हुआ कि ये जो सिविल वॉर के रिजल्ट से बहुत सारे लोग मरे, थाउजेंड्स दोनों कम्युनिटीज़ से मरे, और मैनी फैमिलीज जब कोई ऑप्शन नहीं बची तो उन्होंने कंट्री लीव करनी पड़ी और रिफ्यूजीज़ की एज रेफ्यूजीज़, और उन्होंने अपने लाइवलीहुड्स खो दी, उनकी डेली की कमाई खो दी। और उसके बाद जो है कि ये सिविल वॉर जो है इसने टेरिबल सेटबैक करा सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक में। भी फर्स्ट चैप्टर बताया था कि श्रीलंका की एक अच्छी इकोनॉमी थी, पर वो बिगड़ गई सिविल वॉर के बाद। और उसके बाद ये जो हुआ बहुत लंबे साल चला और ये 2009 में ख़त्म हुआ। तो हमने सब अब कर लिया कि श्रीलंका में क्या हाल हुए मेजॉरिटी के रूल करने के बाद। अब हम पढ़ेंगे बेल्जियम में क्या हुआ। तो अब हम पढ़ेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम। The Belgian leaders took a different path. They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. तो अब है बेल्जियन लीडर्स ने डिफरेंट पाथ लिया एज़ कम्पेयर टू श्रीलंका, और जो रिकग्नाइजिंग थी जो रीजनल डिफरेंसेस की और कल्चरल डाइवर्सिटी की उनके लिए। तो 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में 4 अमेंडमेंट्स करे, और ताकि इससे जो थे कि जो सारे लोग थे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के वो एक साथ रह सके। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। ये काफ़ी डिफरेंट था बाकी कंट्रीज से जो इन्होंने आइडिया लिया। तो जो 4 अमेंडमेंट्स है वो अब हम पढ़ेंगे उनके मॉडल के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। दस नो सिंगल कम्युनिटी मेक्स डिसीजन यूनिलेटरली। तो अब कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स कि डच और फ्रेंच वाले जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो दोनों इक्वल होंगे मेजॉरिटी फॉर्म करने के लिए, और सम स्पेशल लॉज। तो अब जो लॉज है कुछ मेंबर सेलेक्ट होंगे लिंग्विस्टिक जो पढ़े लिखे होंगे उनके ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए दोनों में से। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि नंबर जो होंगे वो इक्वल होंगे डच और फ्रेंच स्पीकिंग के, और दोनों की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो अनइक्वल थी। इसी वजह से जो इनकी गवर्नमेंट होगी वो इक्वल रखी गई, और कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी जैसे फ्रेंच स्पीकिंग या डच स्पीकिंग अकेले डिसीजन नहीं ले सकती। एज कि दोनों को इक्वल है तो दोनों साथ में डिसीजन लेंगे। Many powers of the central government have been given to state government of the two regions of the country. The state governments are not subordinate to the central government. अब जो काफ़ी सारी पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई है टू रीजन्स ऑफ द कंट्री, और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी सबॉर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब जो इनकी कैपिटल थी उसकी बात कर रहे हैं। ब्रसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। The French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. मतलब यहाँ मीनिंग ये है कि जो ब्रसेल्स थी कैपिटल वहाँ पर 80% फ्रेंच स्पीकिंग थे और 20% डच स्पीकिंग थे। ये सारा उल्टा हो गया था कंपनी पूरी कंट्री के हालात देखकर, क्योंकि कंट्री में मेन डच स्पीकिंग थे और फ्रेंच स्पीकिंग कम थे। तो ब्रसेल्स में क्या करा कि ब्रसेल्स में एक अलग सी गवर्नमेंट बनाई और दोनों कम्युनिटीज़ के इक्वल रखे गए जो पर्सन्स थे रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा इसलिए करा क्योंकि जो पूरी कंट्री में एज फ्रांस माइनॉरिटी थी उनको फिर उनके लिए डच ने एक्सेप्ट करा कि वो भी आधे आधे वोट रखेंगे, आधी आधी सीट्स रखेंगे। तो यहाँ ब्रसेल्स में फ्रेंच मेजॉरिटी थे तो इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि डच ने मेन कंट्री के लिए एक्सेप्ट करा था, तो कैपिटल के लिए फ्रांस ने कर दिया। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट
This community government is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking. No matter where they live, the government has the power regarding cultural and educational and language related issues. तो अब इन्होंने एक थर्ड गवर्नमेंट भी फॉर्म करी जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से अलग थी, और ये एक तीसरी तरह की गवर्नमेंट आई पूरी इसमें कंट्री में। तो ये थी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट थी जो इलेक्ट हुई थी वन लैंग्वेज कम्युनिटी से, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, और इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ भी रहते थे, कौन सी भी मतलब स्टेट में रहते थे। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग, तो इस गवर्नमेंट के पास पावर है कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़, ये इसके साथ डील करती है। You might find the Belgian model very complicated. It indeed is very complicated even for the people living in Belgium, but these arrangements have worked well so far. They help to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines. When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as the headquarters. तो अब यह कि बेल्जियन मॉडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और लोगों के लिए भी था वहाँ के, पर ये जो कॉम्प्लिकेशन थी, ये जो बेल्जियम में अमेंडमेंट्स किए गए, इसने सिविल वॉर जो होना था कंट्री में, या फिर कंट्री के डिवीज़न होना था लिंग्विस्टिक लाइंस के लिए, उसे रोक दिया। जैसा हमने श्रीलंका में देखा कि बिल्कुल उल्टा हुआ इसके, श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ, लोग मरे, ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो ये मेजर्स बहुत हेल्पफुल थे। तो यहाँ से हमें ये बता रहे हैं कि पावर शेयरिंग कितना फ़ायदे में हो सकता है, कि एक पावर शेयरिंग से कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आते। श्रीलंका में सिन्हालाज ने ही अपने पास पावर रखी, शेयर नहीं करी, तो उससे क्या रिजल्ट हुआ हमने देख लिया, सिविल वॉर हुई। इसमें पावर शेयरिंग से सब खुश रहे और सबको इक्वल राइट्स मिले। सो व्हेन मैनी कंट्रीज़ ऑफ यूरोप केम, तो यूरोप की कंट्रीज़ आई थी यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए, ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर्स सेलेक्ट हुए थे इस वजह से, क्योंकि वहाँ पर इक्वालिटी बहुत थी। जैसे फ्रेंच और डच इक्वल में डिवाइड हुए थे गवर्नमेंट, और फ्रेंच बेसिकली मेजॉरिटी थी, फिर भी इक्वल में डिवाइड हुए थे, इस वजह से ब्रुसेल को हेडक्वार्टर्स चूज़ किया गया था।